मैं चंद्रदीप यादव की ये भी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, हमने रासायनिक आबंध एक बार पढ़ा था, लेकिन वॉइस क्लियर नहीं हो उसमें, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि वीडियो फिर से दे देते हैं। देखिए, हम पढ़ते हैं अब फिर रासायनिक आबंध। रासायनिक आबंध केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड रासायनिक आबंध क्या होता है? देखिए, जो बंध होता है एक प्रकार का बल होता है, एक प्रकार का फोर्स होता है, जो क्या करेगा, किन्हीं दो परमाणुओं को आपस में बांधेगा या फिर किन्हीं दो आयनों को आपस में बांधेगा। तो परिभाषा क्या होती है? इट इज ए बाइंडिंग फोर्स व्हिच होल्ड्स टू एटम आर टू आयंस टुगेदर। फिर ऐसे कह दो, यह एक प्रकार का बल है, या वह बल जो कि किन्हीं दो परमाणुओं या आयनों को आपस में बांधे रखता है, रासायनिक आबंध कहलाता है। रासायनिक आबंध कहलाता है। देखिए, यदि एटम्स आपस में बंधे होंगे, यानी परमाणु आपस में बंधे होंगे, तो कौन सा बंध होगा? वो सहसंयोजी होगा। और जब आयन आपस में बंधे होंगे तो वो कौन सा होगा? बहिर्संयोजी आबंध होगा। और एक चीज और यहां पर, और जब आयंस भी होंगे, आयंस मतलब एटम आपस में बंधे होंगे परंतु आयन भी होंगे, तो क्या हो जाएगा? उपसंयोजी आबंध हो जाएगा। ये है। तो हम अब आ जाते हैं कि आबंध क्यों बनता है, कारण क्या है आबंध बनने का कारण। देखिए, ये आबंध जो है, देखिए जो एटम होते हैं इनकी जो एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी हाई होती है, और जब ये आपस में मिक्सअप हो जाते हैं, मतलब ये आपस में जब बंध बना लेते हैं, तो जो इनकी एनर्जी होती है वो थोड़ा सा कम हो जाती है। तो यानी कि बंध क्यों बनता है? बंध इसलिए बनता है जिससे कि एनर्जी जो है इनकी कम हो जाए और इनकी जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाए। तो बंध बनते हैं। बंध बनने का कारण, बंध बनने का कारण क्या है? टू डिक्रीज द एनर्जी, and to increase the stability, ये कारण है। ऊर्जा स्तर कम करने के लिए, तथा अस्थायित्व को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? ये बंध बनाते हैं। अस्थायित्व को बढ़ाने के लिए बंध बनाते हैं। ये है। इसके बाद हम आ जाते हैं, आबंध हो गया। बंध ऊर्जा क्या होती है? इससे पहले हम आ जाते हैं बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, ये देखते हैं बंध ऊर्जा क्या है। बॉन्ड एनर्जी ये क्या होती है? देखिए, जैसे मान लेते हैं ये कोई आबंध है, सी, तो इसे तोड़ने के लिए जो है जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वही क्या कहलाएगी? बॉन्ड एनर्जी। जो कम से कम ऊर्जा आवश्यक होगी वही क्या कहलाएगी? बॉन्ड एनर्जी। minimum energy required, एक मिनट,
अब मैक्सिमम जितनी भी ऊर्जा रहेगी अधिकतम ऊर्जा वही क्या कहलाएगी, क्या बंध ऊर्जा कहलाएगी। मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। लिख देते हैं, किसी आबंध को तोड़ने के लिए, किसी बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक अधिकतम ऊर्जा को, तोड़ने के लिए आवश्यक अधिकतम ऊर्जा को, आवश्यक अधिकतम ऊर्जा को आवश्यक अधिकतम ऊर्जा को क्या कहते हैं हम, ऊर्जा क्या कहलाएगी, बंध ऊर्जा कहलाती है। ये है, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सी सिंगल बॉन्ड सी है, इसे तोड़ने के लिए जो है 83 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी की आवश्यकता होती है। मतलब सी सिंगल बॉन्ड सी का जब 1 मोल होगा तो इसे तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी, 83 किलो कैलोरी, 83 किलो कैलोरी। सी डबल बॉन्ड सी है तो द्विबंध है, थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो इसे तोड़ने के लिए 143 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। ये है। इसके बाद हम आ जाते हैं बंध लंबाई पर, बंध लंबाई बॉन्ड लेंथ पर। ये बॉन्ड लेंथ क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये कोई 2 एटम है सी सी, या कोई भी 2 एटम ले लेते हैं, तो इनके मध्य जो है जो न्यूनतम दूरी हुई क्या कहलाएगी, बॉन्ड एनर्जी, बंध लंबाई। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। दो परमाणुओं के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, दो परमाणुओं के बीच, या आबंधित होने चाहिए, दो आबंधित परमाणुओं के मध्य, या दो आबंधित परमाणुओं के मध्य, मतलब बंधे होने चाहिए, कंडीशन है, दो आबंधित परमाणुओं के मध्य के बीच की न्यूनतम दूरी को, के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, बंध लंबाई कहते हैं। ये है। जैसे हम एग्जांपल पर आ जाते हैं, सी सिंगल बॉन्ड सी की जो बंध लंबाई है ये कितना है, 1.54, ये कितना सेंटीमीटर में है। सी डबल बॉन्ड सी ये क्या है, 1.44, इतना है बंध लंबाई। अब हम इसके बाद आ जाते हैं अगला टॉपिक जो है कि आबंध कितने प्रकार का होता है। 4-3 साल देखिए, इसके बाद अगला टॉपिक है इसके बाद है रासायनिक आबंध के प्रकार, आबंध के प्रकार, टाइप ऑफ बॉन्ड, टाइप ऑफ बॉन्ड। ये है, देखिए हम रासायनिक आबंध को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। अदरवाइज तो अलग बात है कि जैसे अणु है तो उनके लिए 2 टाइप, यार डिटेल में देखते हैं। रासायनिक आबंध जो है जब अणु होंगे अगला परमाणु के लिए, अणु के आधार पर, अणु के लिए अगला परमाणु के आधार पर, परमाणु के आधार पर
साजिश के लिए अणु मान लेते हैं परमाणु के लिए, परमाणु आयन के लिए। अब देखिए यहां पर जो होगा रासायनिक ये आबंध जो है, यहाँ 2 टाइप्स अणु में मतलब 2 प्रकार के आबंध पाए जाएंगे। क्या क्या होता है? यहां पर एक होता है वान डेर वाल बल, वान डेर वाल बल अणु के मध्य होता है। और अणु के मध्य कौन सा बल होता है? हाइड्रोजन आबंध भी होता है, हाइड्रोजन बंध या वान डेर वाल बल भी कह सकते हैं, वान डेर वाल बल कह सकते हैं। हाइड्रोजन आबंध या हाइड्रोजन बंध ही बात है, ये है। और परमाणु की बात करें तो इसमें 4 टाइप्स के पाए जाएंगे। क्या क्या? ये है वैद्युत संयोजी बंध, वैद्युत संयोजी बंध, अगला सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध, उपसहसंयोजी बंध, और अगला है धात्विक बंध, मेटालिक बॉन्ड। ये है, इसे आणिक बंध भी कहते हैं, आणिक बंध। और ये होता है सहसंयोजी आबंध में 3 टाइप होता है। क्या क्या सहसंयोजी आबंध? एकल बंध या एकल सहसंयोजी बंध कहेंगे, द्विबंध, अगला होता है त्रिबंध। तो ये है, इसमें चार्ट ले सकते हैं क्या होता है टाइप ऑफ बॉन्ड में। हम इसके बाद आएंगे जो है, हमें इस बंध को पढ़ना है, विसंयोजी आबंध क्या होता है, सहसंयोजी, उपसहसंयोजी और धात्विक। अच्छा, इसे वान डेर वाल बल और हाइड्रोजन आबंध को हम थोड़ा सा सुन लेते हैं क्या है। देखिए वान डेर वाल बल क्या होता है? किन्हीं 2 अणुओं के मध्य बल को हम क्या कहते हैं? वान डेर वाल बल कहते हैं। और वान डेर वाल बल से क्या होता है? जैसे मानते हैं हाइड्रोजन गैस है और मानते हैं अगला हाइड्रोजन गैस है, एक अणु इसका है, एक अणु इसका है, तो आपस में क्या होंगे? अणु क्या होते हैं? जुड़े होते हैं ना थोड़ा सा। तो ये अणुओं के मध्य हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के मध्य जो बल होगा वो क्या कहलाएगा? वान डेर वाल बल कहलाएगा। या फिर ऐसे देख लीजिए, जैसे मानते हैं वान डेर वाल बल, इसे हाइड्रोजन गैस है, अगला ऑक्सीजन गैस है, तो इनके मध्य क्या होगा? कोई ना कोई बल होगा, वही क्या कहलाएगा? वान डेर वाल बल कहलाएगा। किन्हीं 2 उदासीन अणुओं के मध्य बल को हम क्या कहते हैं? वान डेर वाल बल कहते हैं। और हाइड्रोजन आबंध क्या होता है? इसे हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे आगे टॉपिक में। और ये हमें डिस्कस करना है ये 4 पॉइंट। अब हम आ जाते हैं एकल बंध, आणिक बंध पर। विद्युत संयोजी बंध, विद्युत संयोजी बंध से कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या इसे कहते हैं आणिक बंध, आणिक बंध। ये क्या होता है? आणिक बॉन्ड। देखिए आणिक बॉन्ड क्या होता है? ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की स्थानांतरण से होगा। मतलब क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा या एक परमाणु से दूसरे परमाणु में स्थानांतरित होगा, तो ये आबंध बनता है। परिभाषा को क्या होती है कि 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो आबंध बनता है क्या कहते हैं? विद्युत संयोजी आबंध कहते हैं। 2 परमाणुओं के मध्य
दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण से बने बंध को क्या कहते हैं, आणिक बंध कहते हैं। ये है, इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे NaCl है, KCl है, CaCl2, MgO, ये एग्जाम्पल है। L2O3, देखिए हम आ जाते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। या फिर Na का एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्या होगा, प्राण क्रमांक होता है 11 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा इसका 2 8 1, ये होगा। और अगला Cl 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, ये होगा 2 8 7। तो क्या होगा भैया, अष्टक नियम बताना था, अभी बताते हैं, सुन लेते हैं, पहले से देख लेते हैं। तो क्या चाहते हैं, सभी एलिमेंट ये चाहते हैं कि उनके बाद उसमें क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो इसलिए क्या करेंगे, ये चाहेगा इलेक्ट्रॉन त्याग में, अगला ये चाहेगा इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो मतलब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन सोडियम से क्लोरीन के पास आ जाता है। ये हो जाएगा Na, चेंज हो जाएगा Na प्लस में और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। और अगला Cl जो है, इसका इलेक्ट्रॉन यहां से उसे ले लेगा, ये तो हो जाएगा ये Cl नेगेटिव आयन। अब क्या होता है, Na प्लस और Cl नेगेटिव, ये क्या है, दो आयन है। इन आयनों के मध्य जो है, जो आकर्षण बल होगा, जो स्थिर वैद्युत बल होगा, उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत संयुति बंध कहेंगे। ये होता है। अभी हमें अध्ययन करना है अष्टक नियम क्या है, ये छूट गया था, ये इसके साथ ले सकते हैं। इसके बाद हमें अध्ययन करना था पहले कोसल-लुईस धारा। कोसल-लुईस धारा कोसल-लुईस कॉन्सेप्ट, कोसल-लुईस लिखा जाता है कॉन्सेप्ट, ये है। हमें इससे पहले एक और टॉपिक पढ़ना है, संयोजकता क्या होती है, बैलेंसिंग, तो पहले बैलेंसी ही बता देते हैं, बैलेंसी क्या होती है। बैलेंसिंग देखें, संयोजकता देखिए क्या होती है। संयोजकता किसी एटम की कंबाइनिंग पावर होती है कि वह कितने एटम से जुड़ सकता है। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड बैलेंसिंग। और बैलेंसी जो है क्या होती है, या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बराबर होती है, या तो साझी में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। फिर से क्लियर ध्यान से देखिए क्या कहना है, ये क्या होती है, किसी तत्व की संयुक्त होने की क्षमता को क्या कहते हैं, तत्व की संयुक्त होने की क्षमता क्या कहलाएगी, संयोजकता। तत्व की संयुक्त होने की क्षमता को, कंबाइनिंग कैपेसिटी को क्या कहते हैं, संयुक्त होने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं।
अन्य तत्व के साथ ही संयोजकता कहते हैं। यह है। और ये क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु और ऑक्सीजन परमाणु के बेस पर है, उसकी कोई मतलब नहीं है। हम आ जाते हैं, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल पर आ जाते हैं, जैसे कार्बन है, CO2 है, तो इसमें होता क्या है, यहाँ पे C ऑक्सीजन से क्या करेंगे, दोनों तरफ डबल बॉन्ड बनाया, तो कार्बन की जो संयोजकता हो जाती है, हमने क्या बताया थी, जो संयोजकता होती है या तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, या तो फिर साधन में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। जैसे हमें NaCl में Na की संयोजकता बतानी हुई तो क्या होगी, तो Na कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया था, एक इलेक्ट्रॉन, तो Na की संयोजकता कितनी हो जाएगी, Na की वैलेंसी, Na एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है ना, तो एक संयोजकता हो जाएगी, और Cl की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1। अच्छा, कैल्शियम क्लोराइड में मान लेते हैं CaCl2, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का होता है Ca का 2, कैल्शियम CaCl2 है, तो ये होगा, कुल मिला के ये है, किस क्रॉस रूल लगा सकते हैं आप, या फिर तो ये हो जाएगा Ca की संयोजकता कितनी होगी, 2। ये बताते हैं कैसे संयोजकता, तो क्या करता है यहाँ पर, जब ये बंध बनाएगा कैल्शियम, तो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा कैल्शियम, तो फिर क्या है, कैल्शियम की संख्या कितनी हुई, 2, त्यागी इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, और यहाँ पर Cl की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 2 Cl परमाणु, दोनों एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे कैल्शियम का, तो संख्या Cl की कितनी हो जाएगी, एक ही। ये है, या संयुक्ता आप किस क्रॉस रूट लगाकर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ये है, एक एटम है X, मानते L2O3 की संयुक्ता बतानी है, एयर कितना है और ऑक्सीजन कितना है, तो कुछ करना नहीं है, इसका यहाँ पे हो जाएगा एयर, क्लिक क्रॉस रूट लगाओ, यहाँ पर जो इसकी संयोजकता है यहाँ पर, और अगला वाला जो ऑक्सीजन है यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ये था L2O3 था, तो मतलब ये एल्यूमिनियम की संयोजकता हो जाएगी, एयर की संयोजकता हो जाएगी 3, और O की संयोजकता हो जाएगी 2, कुछ करना नहीं है। देखो यहाँ 2 जो है इसके पास, 3 जो है एल्यूमिनियम के पास, तो शायद इस तरह ये है। तो संयोजकता क्या होती है, या तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के बराबर होती है, या तो फिर साझा की गई इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। जैसे यहाँ पर हम CO2 का एग्जाम्पल ले रहे थे, अब देखो इसके बाद में कुछ इलेक्ट्रॉन होते, 4 होते हैं, बाद में कुछ इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेगा, ये यहाँ से 2 बंध बनाया है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ साझा किया, ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ साझा किया है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन साझा किया है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4 से। अगला ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी, 2 इलेक्ट्रॉन साझा किया है, तो ऑक्सीजन की संयोजकता आ जाएगी 2 ही। तो ये हुआ संयोजकता के बारे में। और नार्मल जो संयोजकता होती है उसके बाह्यतम कोश में जो है उपस्थित इलेक्ट्रॉन संख्या के बराबर होती है, लेकिन कब, जब बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर होंगे तब तक। जैसे संयोजकता मान लेते हैं Mg है, Mg इक्वल टू Mg, संयोजकता को मानते हैं Mg दर्शा रहे हैं, Mg नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये संयोजकता बराबर हो जाती है N की, कब, N क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संयोजकता इक्वल टू होती है Mg की, और Mg का मान क्या है, ये जब ग्रेटर देन आर इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू 4 है, तो 4 के बराबर होगा।
और संयोजकता होती है ये वैलेंसी, ये होती है 8 माइनस Mg की, और जब Mg का मान कितना होता है, ये ग्रेटर देन होता है 4 की, मतलब 62, और Mg क्या है, बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इक्वल टू बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या। इतना कहाँ तक करेगा, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर लिखे हैं। कुछ मिला के लिख देते हैं, या तो यहाँ से ये था, देखते हैं संयोजकता क्या होती है, ये बराबर होता है Mg के बराबर। कब, यहां से ये बात करते हैं, जब Mg जो है ये 4 के या तो बराबर होगा या तो फिर 4 से छोटा होगा। तो अगला जो संयोजकता है, ये पहला पॉइंट, अगला दूसरा पॉइंट मान लेते हैं। संयोजकता होती है ये 8 माइनस Mg के बराबर होती है। कब, जब Mg का जो मान है ये होता है 4 से बड़ा, ये है। और जो Mg क्या है, ये बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लार्ज इन आउटर सेल, बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये है। तो संयोजकता क्लियर हो जानी चाहिए। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अच्छी संयोजकता क्या हो जाएगी, 8 माइनस 5 यानी आ जाएगी 3 के बराबर, ये होता है। तो संयोजकता हुई है। इसके बाद में आना है, फिक्स करना है रासायनिक आवरण हो गया, इसमें सहसंयोजी आवरण, सहसंयोजी आवरण ये एक टर्म छूट रहा है, क्या है, तो कोसल-लुईस धारणा, कोसल-लुईस धारणा, कोसल-लुईस धारणा, कोसल-लुईस कॉन्सेप्ट, कोसल-लुईस कॉन्सेप्ट, ये क्या होता है, देखिए इसे किसने दिया था, कोसल तथा लुईस मैकेनिक, नाम सुने ना, कोसल तथा लुईस ने दिया था इसे, कोसल तथा लुईस ने दिया था। और इसमें क्या कहा गया है, देखिए इसमें कहा गया है किसी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगला दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए यदि किसी तत्व के बाह्यतम, इसमें और कहा गया क्या है, यदि किसी तत्व के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो क्या होगा, अस्थायी होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो अक्रिय गैसें होती हैं, जैसे हीलियम को छोड़कर, हीलियम के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, इनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। तो इसलिए ये कहा गया है किसी तत्व के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा, अस्थायी होगा, अर्थात बंध का निर्माण नहीं कर रहा है। अगर किसी तत्व के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन से कम है तो क्या करेगा, बंध निर्माण में भाग लेता है, अर्थात अस्थायी होता है। और अगला पॉइंट है, बंध निर्माण कब होता है, बंध निर्माण कब होगा, 2 प्रकार से होता है ना। बंध निर्माण या तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से होता है या तो फिर इलेक्ट्रॉनों की साजिश से होता है। ये 4 कंडीशंस हैं। क्या है, दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं, क्या है, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उसकी बात है, यदि किसी तत्व के बाह्यतम कोश में, यदि किसी तत्व के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वह अस्थायी होता है।
अर्थात बंध नहीं बनाता है, बंध नहीं बनाता है। जैसे अक्रिय घर्षण, अक्रिय घर्षण, नोबल गैस, कहते हैं इनर्ट गैस। हेडन ने अगारकर को 0 पर रन किया। ये हम याद करने की ट्रिक बताए थे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन याद करने की ट्रिक हम वीडियो डाल चुके हैं उसका, तो आप ये देख सकते हैं कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे याद करते हैं। किसी तत्व के बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है ये हम बता चुके हैं ट्रिक से। तो इनके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके बाहरी कोश में। फिर इसको छोड़कर इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन होता है 2 इलेक्ट्रॉन। हीलियम के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, और बाकी जितने हैं उनके बाहरी कोश में कितना होता है 8 इलेक्ट्रॉन। ये है, हम तीसरा पॉइंट आ जाते हैं। यदि तत्व के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं तो क्या होगा, अस्थायी होगा, अर्थात बंध बनाएगा। यदि तत्व के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वह बंध बनाता है, अर्थात अस्थायी होता है। अगला, बंध बनाने के लिए ये क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को साझा करते हैं या इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करते हैं। परमाणु इलेक्ट्रॉनों का साझा या स्थानांतरण करते हैं। ये है कोशल विधारा। इसके बाद हम आ जाते हैं आपके टूल पर, अष्टक नियम पर। अष्टक नियम क्या होता है, आपके टूल अष्टक नियम क्या है। अष्टक नियम देखिए, प्रत्येक एलिमेंट ये चाहते हैं कि उनके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो। इस नियम को हम क्या कहते हैं, अष्टक नियम कहते हैं। अष्टक नियम आपके टूल ऑक्टेट रूल। सभी तत्व अपने बाह्य कोश में आठ इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए बंध बनाते हैं। इस नियम को अष्टक नियम कहते हैं। इस नियम को अष्टक नियम कहते हैं, आपके टूल कहते हैं। ये है आपके टूल। तो अब हम आते हैं सात संयुगी आगम पर। ये है सात संयुगी आगम। और संयुगी आगम तो पता नहीं है, सात संयुगी आगम कोवैलेंट बॉन्ड। ये क्या होती है, सात संयुगी आगम कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए क्या है, किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की बराबर के साझेदारी से
मतलब दो इलेक्ट्रॉन जब एक परमाणु साझा करेगा तो अगला भी दो इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। जब पहला परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा तो दूसरा भी एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, और अगला जब तीसरा, अगला कंडीशन है जब मतलब कुल मिलाकर दोनों परमाणु जो है इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे, शेयरिंग करेंगे। इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी से, इलेक्ट्रॉनों के बराबर की साझेदारी से, बराबर की साझेदारी से बने बंध को, साझेदारी से बने बंध को सहसंयोजक कहते हैं, और ये होता है 3 टाइप। अब हम उस पर आ जाते हैं टाइप पर, और टाइप का 3 टाइप होता है क्या क्या? एकल बंध या एकल सहसंयोजी बंध, दूसरा द्विबंध, और अगला है त्रिबंध, ट्रिपल बॉन्ड। तो हम आ जाते हैं एकल बंध पर, इसको मिला ली। पहला है एकल बंध, सिंगल बॉन्ड। देखिए सिंगल बॉन्ड क्या होता है? जब वह बंध जो कि वह बंध जिसमें दोनों परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? एकल बंध। वह शास्त्र जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन, दोनों परमाणु जिसमें दोनों परमाणु परस्पर एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? एकल बंध। देखिए इसके एग्जाम्पल पर हम आ जाते हैं। जैसे मान लेते हैं CH4 है। अब देखते हैं, हमें पता होना चाहिए ना बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट करते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से या तो जो ट्रिक बताए हैं हम वहां से देख सकते हो। संयोजी इलेक्ट्रॉन या वास्तव में कोष में कुछ इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें ट्रिक बताई है, हम आ जाते हैं। तो क्या हमने वहां पर ट्रिक पढ़ी है? पढ़ी ना, नहीं पढ़ी हो तो उसमें लिखा है, लेक्चर में लिखा है बैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने की विधि, बताने की विधि। तो ये हो जाएगा। जो काशी गए संजू पंडित उसमें था, बाद में उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते? 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के बाद में उसमें काशी का मतलब SI, कार्बन के बाद में उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब क्या जाएगा कार्बन, किसके बाद में उसमें 4 इलेक्ट्रॉन और भी आ जाए अष्टक पूरा करने के लिए, और इसके लिए क्या करेगा? 4 हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन की बात में उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये क्या करेगा? ये इस प्रकार से बंध बनाएगा, इस तरह ये बंध बना देगा। ये होता है बंध सूत्र या संरचना सूत्र होता है, बंध सूत्र सिखाते हैं, बॉन्ड फार्मूला या स्ट्रक्चरल फार्मूला। और जो इसी को हम दूसरी तरह दर्शा देते हैं बिंदु संरचना के सूत्र में या वृत्त संरचना के सूत्र में। तो इस तरह कार्बन है, थोड़ा जगह यहां पे दर्शा देते हैं। तो ये कार्बन है, कार्बन को उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके इलेक्ट्रॉन को हम इस तरह दर्शा देते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन को ये। और हाइड्रोजन से क्या कर रहे हैं? इसका एकल बंध दर्शा देते हैं, इसका एकल बंध। एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया है, तो ये एकल बंध। और एकल बंध को कैसे दर्शाते हैं? एकल बंध को दर्शाते हैं इस तरह, सिंगल बॉन्ड को इस तरह दर्शाते हैं। तो इस यहाँ पर एक बंध का साझा किया है तो यहाँ ऐसे दर्शाया गया है, एक इलेक्ट्रॉन का साझा ऊपर किया है तो इस तरह दर्शाया गया है। ये क्या होती है? ये होती है लुईस संरचना या बिंदु संरचना, लुईस संरचना या बिंदु संरचना से कहते हैं।
या आप बिंदु समझना। ये इसके बाद हम आ जाते हैं द्विबंध पर। इसके बाद हम द्विबंध, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये क्या होता है? परमाणु के मध्य जब दो इलेक्ट्रॉन का साथ होगा उसे क्या कहेंगे? द्विबंध कहेंगे। जब दोनों परमाणुओं के मध्य, दोनों परमाणुओं के मध्य, परमाणुओं के बीच दो इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, दो इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? द्विबंध कहते हैं। और द्विबंध को इस तरह दर्शाते हैं, इस तरह डबल बॉन्ड से दर्शाते हैं। जैसे द्विबंध को दो क्षैतिज लाइन द्वारा दर्शाते हैं। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल पर। जैसे है CO2 या फिर O2 है, C2H4 है, इनके एग्जाम्पल है। हम आ जाते हैं ऑक्सीजन की एग्जाम्पल है, कार्बन की एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। देखिए कार्बन है। देखिए यहां पर एक चीज हमें क्लियर करना होगा संरचना बनाने के लिए कि सेंट्रल एटम मतलब बीच में किसे रखा जाए। सेंट्रल एटम केंद्रीय परमाणु कौन सा हो? एक केंद्रीय परमाणु जो है जो कि कम संख्या में है और जिसकी संख्या ज्यादा हो, क्या जाएंगे? केंद्रीय परमाणु कहते हैं। पहले हम देख लेते हैं केंद्रीय परमाणु क्या है। सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम केंद्रीय परमाणु मतलब किस परमाणु के बीच में रखा जाएगा, इसकी बात कर रहे हैं। जो कम संख्या में हो, संख्या में हो और जिसकी संयोजकता ज्यादा हो। An atom which is present in lesser number and has valency more. The next one is called the central atom. जो कम संख्या में हो और जिसकी संयोजकता अधिक हो, वही क्या कहलाएगा? केंद्रीय परमाणु। जैसे यहां पर क्या है? कार्बन की बात है, उसमें के लिए कार्बन संख्या कितनी है? 1 है, आखिरी संख्या 2 है, तो ये क्लियर हो गया। कम संख्या में क्या है? कार्बन है। इस सेंटर में क्या होना चाहिए? कार्बन होना चाहिए। हो गया। कार्बन की बात है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। काशी गणेश संजू पंडित 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और पीवी लेड, इनके बाद में बेटा हमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये से 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो इसके लिए क्या करेगा वो? और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन उससे डिपो, इनके बाद में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक देखिए ना, उससे डिपो ऑक्सीजन के बाद में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन को क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो यहां पर हम पहले एक ऑक्सीजन के बारे में सोच रहे हैं। क्या है? ऑक्सीजन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद में पूछूंगा और इसे 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए दिया, तो क्या करेगा? कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर देगा। कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर देगा। हम डार्ट से दर्शा रहे हैं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन को, और कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस। अगला ये यहाँ पे ऐसे सिग्नल क्या करेगा? इस तरह 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसके बाद में उसमें सेम ऐसे इस तरह से क्या करेगा? रिएक्शन से भी क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। ये इस तरह
ये है। तो ये क्या हुई, ये हुई बिंदु संरचना या बिंदु संरचना हुई इसकी CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की बिंदु संरचना है ये। और इस संरचना को हम ऐसे दर्शा देते हैं बंद संरचना, बिंदु संरचना या लुईस संरचना, लुईस संरचना, डार्ट स्ट्रक्चर, आर लेविस स्ट्रक्चर, लेविस स्ट्रक्चर। अच्छा, दो इलेक्ट्रॉन का साझा होगा तो इसे C और आखिरी में दो इलेक्ट्रॉन का साझा, और ये दो इलेक्ट्रॉन का साझा, ये इस तरह हो जाएगा। इससे इस तरह शो कर देंगे हम। ये है HOCl का काम होगा आगे। सेम ऐसे इसकी संरचना बनेगी, C2H4 की संरचना यहाँ पे बना देंगे खटाक से। कार्बन और कार्बन दूसरे इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेंगे। अब कार्बन के कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा किया है, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, और हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन साझा कर लेगा। ये ऐसे हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा, इस तरह संरचना बन जाएगी, इसलिए हो जाएगी C2H4, यानी कि एथिलीन है, ये संरचना है इसकी। O2 की सेम ऐसे इस तरह होगी। अगला हम त्रिबंध पर आ जाते हैं। त्रिबंध, ट्रिपल बॉन्ड, त्रिबंध, ट्रिपल बॉन्ड। इसमें क्या होता है, दोनों परमाणुओं के मध्य 2-2-3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। जब दोनों परमाणुओं के मध्य तीन इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। और जो दर्शाते हैं 3 समांतर क्षैतिज लाइनों से, इस तरह से दर्शाते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल पर आ जाते हैं, N2 पर, अगला HCl पर आ जाते हैं एग्जाम्पल, देख लेते हैं। देखिए नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के बाद में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नेपाल, नेहा, प्रियंका, ऐश्वर्या, सब विमान। ये था ना ट्रिक, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इनके बाद में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए नाइट्रोजन को, तो क्या करेगा भैया, 3 इलेक्ट्रॉन का करेगा साझा, दोनों आपस में 3 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेते हैं। तो इसके इलेक्ट्रॉन को हम इस तरह दर्शा दे रहे हैं, पहले वाले, और दूसरे वाले को हम डार्ट से दर्शा देते हैं। ये अब से ट्रिपल बॉन्ड दर्शा दो, ट्रिपल बॉन्ड, यानी ये क्या हो जाएगी, इसकी संरचना हो जाएगी। सेम ऐसे ऑक्सीजन के लिए अब देखिए क्या होता है, HCl। अच्छा, यहां पर क्या केयर करना है, कौन सा एटम बीच में रखा जाए। HCl ये है, सेंटर में जैसे सेम है उसे रखो, सीधा सीधा जिस तरह है वैसे रखो। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद कितने इलेक्ट्रॉन था, 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन से तो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। अच्छा, कार्बन के बाद में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये होंगे, इसके बाद उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन साझा किया, और जब 3 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा तो हो जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन, तो एक अगले हाइड्रोजन से कर देगा साझा, इस प्रकार से क्या नाम है, हाइड्रोजन साइनाइड। ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद हम आ जाते हैं उपसह संयोजी आबंध पर। डैडी बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड, डैडी बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उपसह संयोजी आबंध,
उप सहसंयोजी आवरण। डैडी कोऑर्डिनेट डैडी बॉन्ड, कोऑर्डिनेट डैडी बॉन्ड। ये क्या होता है? देखिए, यह एक प्रकार का सहसंयोजी बंध ही है, लेकिन अंतर क्या होता है? जो साझे का दोनों इलेक्ट्रॉन होगा वो किसी एक ही परमाणु द्वारा दिया जाएगा, ये अंतर होता है। और जो परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन युग्म देता है उसे क्या कहते हैं? दाता परमाणु कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन युग्म लेता है उसे क्या कहते हैं? ग्राही कहते हैं। तो आ जाते हैं इस पर। एक विशेष प्रकार का बंध, सहसंयोजी आवरण प्रकार का बंध, जिसमें साझे का दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु द्वारा दिया जाता है, एक ही परमाणु द्वारा प्रदान किया जाता है या दिया जाता है, क्या कहलाता है? उपसहसंयोजी आवरण। और उसे दर्शाते हैं, जैसे मान लेते हैं, दर्शाते हैं एरो से, इसे दर्शाते हैं इस तरह से एरो से। और यहाँ पर जैसे मान लेते हैं ए और बी के मध्य क्या है? सहसंयोजी आवरण है, उपसहसंयोजी आवरण है। तो यहाँ पर जो ए होगा, तीर कैसे दर्शाएंगे? जो ग्रहण किया है उसकी तरफ होता है तीर, तो ये ग्राही है। और जो इलेक्ट्रॉन देता है उसे क्या कहते हैं? दाता कहते हैं। तो ये दाता से ग्राही की ओर क्या कहते हैं? हम एक एरो के द्वारा इसे प्रदर्शित करते हैं। ये इसका प्रदर्शन हुआ। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल पर। इसका एग्जाम्पल है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। देखते हैं क्या है ये। उससे टीपो मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम के बाद में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पर सल्फर के बाद, और ये S क्या होना चाहिए? कम संख्या में है सल्फर, तो केंद्र में रखना है इसे, और ऑक्सीजन बाहर। जो कम संख्या में है उससे मिलता ज्यादा हो क्या कहलाएगी? केंद्रीय कण कहलाएगी। तो सेंटर में किसे रखना है? सल्फर को। अब सल्फर के बाद में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसे साझा करने के लिए, तो जैसे ऑक्सीजन से साझा करवा दो। दोनों साझा हो जाएंगे। यहाँ पे आपस में देखो तो हम करवा देते हैं इनका साझा। ये है सल्फर 6 इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन को हम दर्शा देते हैं क्रॉस से, और इसके इलेक्ट्रॉन को दर्शाते हैं हम डॉट से, इस ऑक्सीजन की। ये इस तरह। तो ये हो गया इसके इलेक्ट्रॉन, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पर देखिए सल्फर के बाद में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन फायर किया, तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन अब देखिए हो जाएंगे। 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी होता क्या है? अगले ऑक्सीजन को भी जोड़ना है, तो क्या करता है? अगले ऑक्सीजन के लिए एक उपकार्य का कार्य करता है। क्या करेगा? अपना ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, लेकिन हाँ इसमें इसका हक जो है सल्फर का इस पर बना रहता है, तो ये दे देगा इसे। और ये साझा हुआ है, लेकिन एक स्पेशल टाइप का क्या है? ये साझा है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? सल्फर दे रहा है और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ये है, तो ये हो जाएगा S डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन का साझा है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है? 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर दिया है ऑक्सीजन को, यानी S से O की ओर। ये इस तरह हो जाएगा। ये सल्फर क्या है? यहाँ पर दाता है, ऑक्सीजन क्या है? ग्राही। ये संरचना हो जाएगी। तो इसके बाद हम ये टॉपिक खत्म करते हैं। नमस्कार।